नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा सिंह और आप मुझे देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। आकांक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं रनवे 34 के लिए। रनवे से पहले मैं आपकी थोड़ी कहानी सुनना चाहूँगा कि आप कहाँ से आई, क्या क्या काम किया। ये आपकी पहली बड़ी फिल्म है जिसमें एक बड़ा रोल है। आ, मैं जयपुर से हूँ। मैंने थिएटर किया है और थिएटर से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ एज एन एक्टर। और फिर मैं बॉम्बे आई अपने पहले टेलीविज़न शो के लिए और फिर उससे ब्रेक लिया और फिर फिल्मों का सफ़र जो है वो चालू हुआ है, शुरू हुआ है। और ये मेरी पहली बड़ी फिल्म नहीं कहूँगी। यस, हिंदी में ये पहली बड़ी फिल्म, मैं अपना डेब्यू मानती हूँ उसको। बट साउथ में मैं काम कर रही हूँ और सारी लीड रोल्स कर रही हूँ और बहुत अच्छी फिल्में की हैं। तो बहुत बड़ी फिल्में भी की हैं साउथ में। तो ये मेरी बॉलीवुड की हिंदी की बड़ी फिल्में तो टीवी से फिल्मों में आना, बड़े पर्दे पर आना, एक कई लोगों को बहुत लंबा ब्रेक लेना पड़ता है, बहुत तिकड़मबाजी करनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मुझे आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, जानना है कि कैसे हुआ, कैसे आप, क्योंकि वो जो टीवी में एक प्रॉपर पैसा मिलता रहता है उसको भी छोड़ के उसका भी बड़ा साहस होता है। मैं थिएटर से हूँ और मैंने हमेशा से एज एन एक्टर ये चाहा है कि मैं अलग तरह के किरदार निभाऊँ और अलग अलग तरह के काम, जो अभिनय है वो करूँ। तो उस लालच के खातिर, वो लालच है अंदर एक एक्टर का, उसकी खातिर मैंने टीवी से ब्रेक लिया था। और थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हर किसी को आती है, मुझे भी आई, क्योंकि आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ता है, आपको ट्राई करते रहना पड़ता है। और मैंने भी ये सोच समझ कर ही डिसीजन लिया था कि अभी मुझे नहीं करना है, अभी मुझे कुछ और करना है, क्योंकि वो जो एक्टर की भूख होती है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, मुझे ये फील होता है। और जो मैं कर रही हूँ मुझे बहुत प्यार है उस चीज़ से और मैं एक ही चीज़ में बंद कर नहीं रहना चाहती थी। तो ये बहुत बड़ा कॉन्शियस डिसीजन था मेरे लिए, फिल्में करना या वेब सीरीज़ करना। तो जब साउथ का सफ़र चालू हुआ तो मुझे लगा कि अभी पीछे देखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे देखा जाए और जो आ रहा है उसमें से क्या अच्छा है वो किया जाए। तो जब आपने फैसला लिया तो आदमी एक पैसे इकट्ठे कर लेता है कि मेरे भाई साल भर या 2 साल या 5 साल, या आपका मतलब बैकग्राउंड आर्थिक रूप से मजबूत था? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी, बट मैं ये कहूँगी कि जब मैं थिएटर भी करती थी और जब मैं जयपुर में भी थी तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं बॉम्बे आके स्ट्रगल करना चाहूँगी या मुझे बॉम्बे जाना है एक्टर बनने। बस वो हो गया। मैंने अपना पहला शो का ऑडिशन दिया था जयपुर से ही और वो बस सिलेक्शन हो गया उसका और मैं इस तरह से बॉम्बे आई थी। और जब वहाँ उस शो के बाद में जब मुझे लगा कि नहीं, अभी मुझे एज एन एक्टर मुझे और कुछ करना है, तो मैंने ब्रेक लिया। पर ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं था कि मैं काम नहीं कर रही थी। मैंने बहुत सारे टेलीविज़न कमर्शियल्स किए। फिर 3 साल के अंदर मुझे बद्रीनाथ की दुल्हनिया मिली। बद्रीनाथ की दुल्हनिया ख़त्म करने के बाद मुझे मेरी साउथ की पहली फिल्म मिली 2017 में। तो तब से ये सफ़र चालू है और वो सफ़र आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो कभी भी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ऐसे भगवान ने कभी वो दिन वैसे नहीं दिखाया और यही उम्मीद करती हूँ कि आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। कि मुझे कभी ऐसा लगे कि यार अभी पैसे ख़त्म हैं तो चलो टीवी कर लेते हैं, कभी वो नौबत नहीं आई। या फिर कभी भी ऐसा नहीं लगा, बिकॉज मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुझे पता था कि अगर मैं नहीं यहाँ पे, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट था वो एक्टिंग करना इम्पोर्टेंट था। अगर शायद मैं फिल्म नहीं कर रही होती या फिर मैं कुछ वेब सीरीज़ नहीं कर रही होती तो फिर मैं वापस जाके थिएटर कर रही होती, क्योंकि मुझे एक्टिंग से प्यार है। मीडियम मेरे लिए मायने नहीं रखता है, लैंग्वेज मेरे लिए मायने नहीं रखती, अच्छा काम मेरे लिए मायने। अच्छा, साउथ में आपने की बड़ी फिल्में, लेकिन बॉलीवुड में आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि टीवी से जब एक्टर्स आते हैं तो उनको तवज्जो नहीं मिलता, लेकिन जब वो साउथ में अच्छा काम कर लेते हैं, कभी हॉलीवुड में अच्छा काम कर लेते हैं, तब समझ में आता है कि ये तो हमारे यहाँ काम करी थी। इसको आप देखती कैसे हैं और क्या इसीलिए साउथ गई थी कि वहाँ पे मौके जल्दी मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक सबका अपना अलग एक्सपीरियंस रहता है। मेरा एक्सपीरियंस इस मामले में ये है कि जब मुझे जहाँ से अच्छे ऑफर्स मिले, मैंने वो ऑफर्स करने चाहे, मैंने वो ऑफ़र ले लिया। जब बद्री के बाद मुझे
यहाँ से सेम तरीके के किरदार वापस से ऑफर होने लग गए कि वही सेम तरह के रोल करने के लिए मौका मिला, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे सेम नहीं करना है। और उस दौरान मुझे कॉल आया था मेरी साउथ की फिल्म का, और उन्होंने जब मुझे स्टोरी सुनाई थी और मुझे बताया था कि ये जो किरदार है लड़की का वो बहुत खूबसूरत स्टोरी थी और बहुत खूबसूरत किरदार था, और आज तक वो एक कल्ट फिल्म मानी जाती है। लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मरली रावा वो बहुत पॉपुलर हुई थी और इसीलिए मैंने की थी। और जब मैंने वो की तो कहते हैं ना कि आप एक चीज़ करते हैं तो आपके बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। तो आई थिंक साउथ ने मुझे वो मौके दिए हैं अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए, मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं जहाँ पर एज एन एक्टर मैं परफॉर्म कर पाऊँ। और हर प्रोजेक्ट के साथ में मेरा यही रहता है कि मैं अलग तरह की किरदार निभाऊँ और अलग तरह का एंटरटेनमेंट दूँ अपनी ऑडियंस को। तो मल्ली रावा ने आपको क्लैप दिलाई? नहीं, मरली रावा ने मुझे देवदास दिलाई, देवदास ने मुझे पहलवान दिलाई, पहलवान से मुझे बहुत सारे ऑफर्स हुए, बट कन्नड़ा में मेरी वो पहली फिल्म थी और बहुत पॉपुलर फिल्म है वो। क्लैप मिली, फिर मुझे मीट क्यूट मिली जो कि बहुत जल्दी रिलीज होगी, और बस ऐसे ही सफ़र चलता रह रहा है। और साउथ में जब एक बार प्यार मिलना शुरू होता है तो छोड़ पाना उन दर्शकों को, उन फैंस को बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में आप कैसे मैनेज करेंगे अगर बॉलीवुड में बहुत काम मिलता है? यहाँ भी हीरोइंस की बहुत कमी है, अब आ गई हैं तो लोग बहुत प्यार भी देंगे आपको। मैं कहना चाहूँगी कि मैं किसी भी इंडस्ट्री को छोड़ नहीं रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि एक सिनेमा अपने आप में एक इंडस्ट्री है, उसको हमें साउथ में बॉलीवुड में नहीं बांटना चाहिए। एक कम्युनिटी है जहाँ पे हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, और मैं हर माध्यम में, हर लैंग्वेज में काम करना चाहूँगी। ओके। अब रनवे 34 आपके पास कैसे आई? किसने पहले कहानी सुनाई, अप्रोच किया, कहाँ से शुरुआत हुई? मैं जयपुर में थी और मैं वहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट करने गई हुई थी। ये अक्टूबर 2020 की बात है। और जब मैं लैंड हुई जयपुर में, मेरा होम टाउन है, तो मेरी फैमिली, मुझे पता चला कि सब लोग कोविड पॉजिटिव हैं। तो मैंने जाके चेक इन कर लिया होटल में, और जब मैं होटल में थी तो मेरे पास ज़्यादा कुछ काम करने के लिए था नहीं, मैं आराम ही कर रही थी। तो मुझे एक कॉल आया कास्टिंग डायरेक्टर का, एंड उन्होंने मुझे बोला कि इस फिल्म को तब मेडे बोला जा रहा था, और उन्होंने बोला कि ये एक फिल्म है जो ऑपोजिट अजय देवगन है, अमिताभ बच्चन है फिल्म में। तो मैंने कहा कौन नहीं करना चाहेगा। तो ही सेड कि अब आप एक छोटा सा सीन है जो आप मुझे रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। मैंने आपकी शॉर्ट फिल्म जो है वो दिखाई है, उनको बहुत अच्छी लगी है। मैंने कहा कौन सी शॉर्ट फिल्म? तो उन्होंने बोला मेथी के लड्डू। सर अच्छा। तो बोले फिर एक छोटा सा है सीन, वो आप शूट करके भेज दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो शूट करके भेज दिया, उनको पसंद आया, और दिसंबर 2020 में तो मैं शूट ही कर रही थी। ओके। ये जो अच्छा, मेडे का मतलब क्या था? मतलब मैं तब भी सोच रहा था, इसीलिए ये टाइटल जो है वो चेंज करना पड़ा, क्योंकि मेरे लोग सोचते थे कि लेबर डे से रिलेटेड है या क्या है। बट मे डे एक ऐसा टर्म है जो कि पायलट और जो क्रू है वो बोलता है जब इमरजेंसी होती है। फ्लाइट में जो भी इमरजेंसी होती है तब मे डे टर्म जो है वो यूज़ किया जाता है, तो उसका रिलेशन वो था। अब फिल्म आपके शब्दों में क्या है, किस पर बेस्ड है, क्या कहानी है जो आप बता सकती हैं? मेरा किरदार जो है वो समायरा खन्ना, रनवे 34 में, जो कि विक्रांत खन्ना जो अजय देवगन प्ले कर रहे हैं उनकी वाइफ का है। और ये सिर्फ कहने को ऐसा मतलब वाइफ का कैरेक्टर नहीं है, इनका अपना एक वजूद है, एक अपना जब आप देखेंगे तो एक अपना कैरेक्टर है फिल्म में। और ये एक तरह से विक्रांत खन्ना की जो है ना बैकबोन है, जो एक हर वाइफ होती है। तो आई थिंक जब आप ट्रेलर भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। और फिल्म की बात करूँ तो फिल्म जो है 29 को रिलीज़ हो रही है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। फिल्म जो है जितना ट्रेलर से पता चल रहा है और जितना एक्साइटमेंट पैदा हो रहा है वो यही है कि एक थ्रिलर बेस्ड फिल्म है, ट्रू इवेंट्स के ऊपर ये फिल्म है, इंस्पिरेशन लेकर बनाई गई फिल्म। कौन सा ट्रू इवेंट है? ये एक किस्सा हुआ था फ्लाइट का, 2015 में फ्लाइट थी। जी 2015 की फ्लाइट थी, और उस इंसिडेंट से इंस्पायर होकर ये फिल्म बनाई गई है। और थ्रिलर है, जब आप बैठेंगे तो आपको कुर्सी की पेटियां बांधनी पड़ेंगी,
तो आई थिंक आपको 29th का वेट करना चाहिए और फिर देखनी चाहिए। ओके, ये जो खन्ना है, मिसेस खन्ना, इनसे कभी आकांक्षा मिलती है वैचारिक तौर पर भी, या ये रियल लाइफ स्टोरी नहीं है, सो वो मैं क्लियर करना चाहूँगी, ये रियल लाइफ स्टोरी नहीं है। बेस्ड है उस पर, मतलब प्रभावित है? ये रियल लाइफ स्टोरी या रियल लाइफ कैरेक्टर्स नहीं है, ये सब फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं। सिर्फ इंस्पायर्ड है कि जो इंसिडेंट हुआ था उससे इंस्पिरेशन लेके फिल्म बनाई गई है। कैरेक्टर्स फिक्शनल है, कोई रियल लाइफ कैरेक्टर्स नहीं है इसमें। तो मैं कह रहा था, जो आपका किरदार है वो कभी आपकी असल आकांक्षा से मिलता है कहीं पर भी, किसी सोच से भी? ट्रेट्स वाइज, हाँ, कैरेक्टर हाँ, वाइज, आई थिंक जिस तरह की स्ट्रॉन्ग हेडेड है वो, उतनी ही स्ट्रॉन्ग हेडेड आकांक्षा भी है। ओके। आकांक्षा, एक समय ऐसा था जब शादी के बाद हीरोइंस का करियर समाप्त हो जाता था या कम हो जाता था, छोटे रोल मिलते थे या हीरोइन वाले रोल नहीं मिलते थे, और अब तो आप इस समय काम कर रही हैं जब हीरोइन बनकर आप आ रही हैं, आप अपनी पहली, दूसरी, तीसरी फिल्मों में, और अब करियर बहुत आगे अच्छा आने वाला है। कैसे देखती हैं और क्या कहेंगी? आई थिंक मुझे ये पहले भी समझ में नहीं आता था और अभी भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि जिस तरह से बाकी सब लोग काम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो पुलिस में हो, सब अपना अपना काम करते हैं। तो आई फील कि एक एक्टर का काम भी यही होता है, जो वो अपनी पैशन, अपनी शिद्दत से ऑडियंस के सामने रखता है, ये उसका काम है, उसका जॉब है। तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, यस, सब लोग पब्लिक फिगर होते हैं तो सबको ये लगता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो जजमेंट होना चाहिए वो आपके काम के ऊपर होना चाहिए कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं या आपकी एक्टिंग कैसी है, ना कि आपकी पर्सनल, आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं। उस बेसिस पे काम मिलना नहीं मिलना, मुझे अब तो वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, बहुत चेंज हो गई हैं। तो आई थिंक एक एक्टर की क्रेडिबिलिटी पर उसको काम मिलना चाहिए कि वो कितना अच्छा एक्टर है या वो किस तरह का काम करता है, ना कि उसके पर्सनल स्टेटस पे। देखिए, आई थिंक चैलेंजेस तो हर एक्टर की लाइफ में, नॉट ओनली सिर्फ फीमेल एक्टर्स की, हर एक्टर का लाइफ ही चैलेंजिंग होता है। आई फील कि जहाँ से आप शुरू करते हैं और जहाँ जिस तरह का काम आप कर रहे होते हैं, हर मोड़ पर आपको चैलेंजेस मिलते हैं, हर मोड़ पर आपको रिजेक्शंस मिलते हैं। कुछ काम हैं जो आपके लिए बनते हैं, कुछ काम हैं जो आपके लिए नहीं बनते हैं, बट फॉर एन एक्टर, फॉर एन एक्ट्रेस, आई वुड से कि पहले बहुत डिफिकल्ट होता था उस तरह का काम मिलना कि जिस तरह का काम आप चाहते हैं, पर अभी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी सारी अच्छी कहानियाँ लिखी जा रही है जो कि फीमेल एक्टर्स के लिए लिखी जा रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि एकदम सही टाइम है फॉर एनी एक्टर कि वो आए और अपना मतलब हर किसी के लिए काम अवेलेबल है, मुझे ऐसा लगता है। तो चैलेंजेस कम हो गए पहले से? चैलेंजेस कम हैं ऑफ कोर्स। एज अ फीमेल एक्टर आई फील दैट जितने चैलेंजेस पहले हुआ करते थे लोगों को रोल मिलने में या फिर उनको अपनी एक्टिंग प्रूव करने में या अपना काम प्रूव करने में, वो थोड़े से अभी कम है। ओके। अगर आपके पास मान लीजिए कोई मैजिकल पावर आ जाती है और उससे आपको इंडस्ट्री में कोई बदलाव करना, तो वो कौन सा बदलाव है जो आप फटाफट करेंगे? ये क्वेश्चन हटा दूंगी मैं, ये क्वेश्चन ही हटा दूंगी कि सब अच्छा है, कुछ बदलना? नहीं, मैं क्वेश्चन हटा दूंगी कि आप फीमेल एक्टर हैं तो आप अपनी पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज करती हैं, प्रोफेशनल लाइफ कैसे मैनेज करती है। आई फील मैं जो करना चाहूँगी वो करना चाहूँगी कि अगर ऐसे तो इंडस्ट्री में एवरीबडी इज़ डूइंग देयर ओन जॉब, पर मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ और होनी चाहिए लोगों के लिए, जो डोर्स हैं वो और ज़्यादा वेलकमिंग होने चाहिए, और क्योंकि बहुत सारा टैलेंट है हमारे इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा, जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और सबको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। बच्चन साहब के साथ काम करना, स्क्रीन पर दिखना, या वो फिल्म में है जिसमें आप हैं, बड़ी उपलब्धि है हमारे आपके जैसे जो नए लोग हैं उनके लिए, मतलब एक्टर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा। आपकी सीन है? जी बिल्कुल हैं, और उनको मैंने हमेशा से ये कहा है कि उनको देखना स्क्रीन पे, भले ही आपके पास अगर आप उनसे डायलॉग शेयर नहीं कर रहे हो, पर उनके साथ एक स्क्रीन, एक फ्रेम में रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और जब आप उनको देखते हैं काम करते हुए ऑन सेट, तो अपने आप में एक स्कूल है, उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो क्या हालत थी आपकी जब वो सामने थे या सीन होने वाला था? आपके साथ कोई है डायलॉग? कॉन्वर्सेशन मैं नहीं कहूँगी कि कॉन्वर्सेशंस हैं, बट हाँ, हम एक सीन में हैं, और
मैंने वही कहा कि मैंने कहा उनको देखना ही अपने आप में बहुत एक मैं तो अपने आप को स्टूडेंट समझती हूँ जब मैं उनको देख रही हूँ। तो कोई घबराहट भी थी, नर्वस हुई थी कि नहीं था, कैजुअल था नहीं, काम कर? घबराहट नहीं हुई। और उनके साथ तो मतलब पर्सनल लेवल पे भी बहुत ही स्वीट मेमोरीज है मेरी। वो मेरे लिए, मेरा फ्रैक्चर हुआ था तो मेरे लिए बग्गी लेकर आए थे, उन्होंने अपनी एक हैंड रिटन नोट मेरे लिए लिखा था। तो आई थिंक उनके साथ जो मैंने शेयर किया है पर्सनली और प्रोफेशनली, वो मेरे लिए बहुत कीमती है और वो मैं हमेशा वो मेमोरी अपने पास रखूँ। फिल्म की शूटिंग के दौरान की कोई एक घटना जो आप इस इंटरव्यू में आप दर्शकों से शेयर करना चाहती हैं, ये आपको हमेशा याद रहेगा, ये वाली घटना छोड़ के बच्चन साहब की वाली, क्योंकि ये हो गई। ये मैं शेयर करना चाहूँगी कि फिल्म की शुरुआत जो मुहूर्त शॉट था वो भी मुझसे स्टार्ट हुआ था और फिल्म का आखिरी शॉट भी मुझसे था। क्या बात है। तो जब ये हो रहा था, आप दिमाग में ऐसा चल रहा था, देखो फिल्म का पहला शॉट और मुहूर्त शॉट के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि फिल्म का मुहूर्त ही मुझसे स्टार्ट हुआ है, मैं ही थी उस शॉट में, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और जो फिल्म का लास्ट डे था, जो शूट का रैप था, वो मेरे शॉट से हुआ था, उसमें भी अकेली मैं थी शॉट में। तो आई थिंक मेरे लिए, मैं तो बहुत लकी मानूंगी अपने आप को कि फिल्म की शुरुआत और अंत तक मैं रही हूँ। इस समय जो हीरोइंस, जो स्टार्स हैं, जो एक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनमें एक फीमेल एक्ट्रेस जिसको आप बहुत एडोरेबल है आपके लिए, या उसके काम को देखती हैं, उसकी फिल्मोग्राफी आपको बहुत आकर्षित करती है? मुझे हम सबकी फेवरेट आई थिंक आलिया, उनका काम बहुत बहुत अच्छा लगता है। मुझे तबू मैम बहुत पसंद है, मुझे विद्या बाला मैम बहुत पसंद है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं एडमायर करती हूँ उनके काम के लिए, और जो कि बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। बॉलीवुड में वो हीरो जिसके साथ रोमांस करना चाहती हैं पर्दे पर? बहुत सारे हैं। एक जिसको हमेशा आपने सोचा है कि इसके साथ तो होना चाहिए? ओह माय गॉड, बहुत सारे हैं। मतलब मैं अगर आप मतलब शुरुआत से बात करेंगे तो मैंने तो मतलब हमेशा सोचा है कि जब हम किंग ऑफ रोमांस कहते हैं शाहरुख खान, उनके साथ काम करने का। तो मतलब शाहरुख की दीवानी हैं आप, रही हैं? मतलब कौन नहीं है, आई थिंक एवरीबडी इज़ शाहरुख खान फैन। एंड अगर आप और बात करें तो मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है जिनके संग मैं काम करना चाहूँगी, जिनके संग मैं रोमांस करना चाहूँगी, तो बहुत लंबी लिस्ट है। एक डायरेक्टर जिसकी फिल्म में कास्ट होना आपका ड्रीम है, उसके? बहुत सारे डायरेक्टर हैं, मैं आपको 3 नाम ऐसे मुझे जो अभी आ रहे हैं वो बता दूँ। संजय लीला भंसाली, इम्तियाज़ अली एंड राजू ईरानी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते आते ये बता दीजिए कि इस फिल्म के अलावा और कहाँ कहाँ कब कब आप दिखाई देंगी? इस फिल्म के बाद मेरी साउथ फिल्म रिलीज़ होगी जिसका नाम है मीट क्यूट, जो एंथोलॉजी फिल्म है, नानी के प्रोडक्शन की है वो। और एक वेब सीरीज़ है जो मैंने अभी हाल ही में हिंदी वेब सीरीज़ जो कंप्लीट की है, जिसमें मैं 3 डिफरेंट एज ग्रुप्स में आपको दिखूँगी। तो कौन कौन सी मतलब उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगी। अनाउंसमेंट होना बाकी है, बट ये है जो मैंने किया है अभी। और एक और साउथ फिल्म है जो कि बहुत जल्दी सामने आएगी, जिसका नाम है शिबरू। तो और परंपरा सीज़न 2 हॉटस्टार पे जून में बिल्कुल रिलीज़ हो रहा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो सीरियल भी है परंपरा? तो परंपरा इज़ अ सीरीज़ जो कि साउथ की सीरीज़ है, फर्स्ट तेलुगु हॉटस्टार सीरीज़ है वो, और 7 लैंग्वेज में रिलीज़ हुआ है, हिंदी में भी। तो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत हिट रहा है, तो सेकंड पार्ट आ रहा है अभी जून में। तो कसम खा ली आपने, कुछ नहीं छोड़ेंगे, वेब सीरीज भी, साउथ भी। कुछ नहीं छोड़ूंगी, जहाँ अच्छा काम मिलेगा वो करूँगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं, और फिल्म के भी आपको बधाई। थैंक यू।